हाय फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं 1 से 8 जून तक के करंट अफेयर्स जो कि बहुत लेट लेके आई हूँ, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हाँ, तो हमारा पहला न्यूज है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023, ठीक है। शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह द्वारा जारी की गई पहली बात। शिक्षा राज्य मंत्री है राजकुमार रंजन। श्रेणियां क्या है? कुल मिलाकर कॉलेज, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, ठीक है। श्रेणियां क्या क्या है? कुल मिलाकर कॉलेज, विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान। ये विषय डोमेन में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, कानून, चिकित्सा, वास्तुकला और योजना, दंत चिकित्सा और एक नया अतिरिक्त कृषि और संबद्ध क्षेत्र शामिल है। ये कृषि और संबद्ध क्षेत्र शामिल है, तो आपको ये विषय जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिक्षा राज्य मंत्री राजकुमार रंजन द्वारा जारी श्रेणियां कुल मिलाकर कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, विषय डोमेन में इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, कानून, चिकित्सा, वास्तुकला और योजना एंड दंत चिकित्सा, एक नया अतिरिक्त कृषि और संबद्ध क्षेत्र, ठीक है। आईआईटी मद्रास लगातार 5वें वर्ष समग्र रूप से शीर्ष कॉलेज, ठीक है, और लगातार 8वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान है। इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मद्रास का नाम जरूर याद रखिएगा। 5वें वर्ष शीर्ष और लगातार 8वें वर्ष ये सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान है, तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आईआईएससी बेंगलुरु की बात करें, शीर्ष क्रम का विश्वविद्यालय है, ठीक है। और इसके बाद जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के साथ 3 निजी विश्वविद्यालय भी सूची में जगह बना रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली नंबर 1 मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज में नंबर 1 पे कौन है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक रैंकिंग पद्धति है। 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया। कब से? 29 सितंबर 2015, ये आपको पता होना चाहिए। तो विश्वविद्यालय में आईआईएससी बेंगलुरु, इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास, और उसके बाद अगर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की बात करें, दिल्ली नंबर 1 में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, ठीक है। और 29 सितंबर 2015 जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, यह एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज, एक सेकेंड, MV एक्सप्रेस, क्या नाम है? MV एम्प्रेस। ये क्या है? MV एम्प्रेस एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत, यह एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत, MV एम्प्रेस, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत है, जिसे हाल में केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये चेन्नई से झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। चेन्नई से, इसका मार्ग चेन्नई से श्रीलंका तक रहेगा, चेन्नई से श्रीलंका, ठीक है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रूज सेवाएं शुरू करने के लिए 2022 में चेन्नई पोर्ट और मेसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रूज सेवाएं शुरू करने के लिए 2022 में चेन्नई पोर्ट और मेसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उद्देश्य क्या है? भारत में क्रूज पर्यटन को आकर्षित करना, भारत में क्रूज पर्यटन को क्या करना? आकर्षित करना, ठीक है। अगला हम आते हैं अपने नेशनल न्यूज पर। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू। तो सबसे पहले किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। वर्ष क्या है?
कि उद्देश्य क्या है, उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि करना। हर साल 10% की वृद्धि की जाएगी। यह योजना दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने में मदद करती है। दूध की आसान बिक्री के लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठन डेयरी एफपीओ की स्थापना करना। ठीक है, उसके बाद योजना के लिए बजट 1000 करोड़ और उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास और उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ठीक है, उसके बाद है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ है, राजधानी लखनऊ है, जिले हैं 75। तो इंपॉर्टेंट है ये नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। अच्छा, आप लोग याद कैसे करोगे? आपको पता है आजकल बाबा का राज है ऐसा कुछ बोलते हैं ना, योगी बाबा, बुलडोजर बाबा, ऐसा कुछ नाम दिया गया। तो बाबा शब्द आएगा, नंद बाबा। तो एक और नाम आप दे दीजिए, नंद बाबा। तो बाबा शब्द है, याद कर लीजिएगा, यूपी से संबंधित है। ठीक है, कुछ भी करके याद करने से मतलब है, क्यों इतना माथा पच्ची करना। ठीक है, अग्रणी है दूध में, ये भी याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। यस, चलिए, अमृत धरोहर और मिष्टी तटस्थ आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। तटस्थ आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। ठीक है, योजनाएं, अमृत धरोहर और मिष्टी योजनाएं। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया मिष्टी योजना भारत में मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने और उसकी रक्षा करने पर केंद्रित है। ठीक है, मैंग्रोव आपको पता है कि वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ सब मैंग्रोव पाए जाते हैं और ये खारे पानी में होते हैं, इनकी जड़ें बाहर तक निकली हुई होती हैं। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य मौजूदा रामसर स्थलों को जन भागीदारी के माध्यम से संरक्षित करना और इको टूरिज्म और हरित नौकरियों को बढ़ावा देना। ठीक है, इको टूरिज्म और हरित नौकरियों को बढ़ावा देना है। भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल आपको पता ही है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, भारत में आर्द्रभूमि और रामसर स्थलों की संख्या पिछले 9 वर्ष में लगभग 3 गुना हो गई है। बजट 2023 और 24 में घोषणा, मिष्टी का लक्ष्य वित्त 2000। अब घोषणा क्या है? मिष्टी का लक्ष्य वित्त वर्ष 2023 और 24 से 5 वर्षों में 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 540 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव विकसित करना है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो अमृत धरोहर और मिष्टी योजना किससे संबंधित है? तो एम से मिष्टी, एम से मैंग्रोव, इसको याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आया। और रामसर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु 14 एंड सेकंड पे है उत्तर प्रदेश 10। ठीक है, और रामसर के बारे में और मैं बोलूं, आपको पता है 1971 में रामसर, ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर हुआ था। 1975 से ये लागू हुआ है। ठीक है, भारत का पहला जीरो कार्बन गांव महाराष्ट्र के ठाणे जिले की भिवंडी तालुका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला जीरो कार्बन गांव बन गया कौन? महाराष्ट्र के ठाणे में भिवंडी तालुका। ठीक है, उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। साथ ही 121 आदिवासी गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। 180 आदिवासी गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये मॉडल गांव क्या करेंगे? सतत विकास के लिए उदाहरण के रूप में काम करते हैं। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, एसडीजी गोल भी था ना, एक था या है? टोटल 169 था, लेकिन इसमें से हमें 2030 तक अचीव करना है कितना? एसडीजी 17 गोल्स है ना। ओके, इससे पहले जम्मू का पल्ली गांव देश का पहला कार्बन तटस्थ पंचायत बन गया था। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जम्मू का पल्ली गांव देश का पहला कार्बन तटस्थ पंचायत बन गया था। दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल शहर कोपेनहेगन डेनमार्क है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। राजधानी है मुंबई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो याद रखिएगा भिवंडी, और इससे पहले था क्या नाम है? पल्ली, और दुनिया का अगर बात करें कोपेनहेगन डेनमार्क।
और एकनाथ शिंदे कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और राजधानी है मुंबई। उसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्र अध्यक्षों के संघाई सहयोग संगठन परिषद का 22वां शिखर सम्मेलन 22वां आयोजित वस्तुतः 4 जुलाई को अध्यक्षता पीएम मोदी ने, और थीम क्या थी? टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, टूवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। ठीक है। भारत को पिछले साल 16 सितंबर को समरकंद समिट में रोटेटिंग चेयरमैनशिप मिली थी। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए 16 सितंबर को समरकंद समिट। उसके बाद सहभागी सभी एससीओ सदस्य यानी 8 चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया पर्यवेक्षक राज्यों के रूप में आमंत्रित किया गया। ईरान, बेलारूस एंड मंगोलिया। आईबीएम याद कर लीजिएगा, आईबीएम। ठीक है, ईरान, बेलारूस एंड मंगोलिया। एससीओ परंपरा के अनुसार तुर्कमेनिस्तान को भी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। एससीओ परंपरा के अनुसार तुर्कमेनिस्तान को भी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी, मुख्यालय बीजिंग में है। संस्थापक सदस्य की अगर मैं बात करूं, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान थे। तो कैसे याद करेंगे इसे हम लोग? CRKKT। तो KKR कर लो पहले, KKR, और फिर एक याद कर लो एक्स्ट्रा में CT, KKR CT। कैसे करेंगे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, चाइना एंड तुर्कमेनिस्तान। हो गया। ये कौन थे? 5 संस्थापक थे। ठीक है। भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर 2017 में इस संगठन में शामिल हुए थे। तो भारत और पाक कब आए थे? 2017 में। IP कर लो, इंडिया एंड पाकिस्तान याद करना है, देख लो कैसे होता है आप लोग। नेक्स्ट है, एम्स नागपुर अस्पतालों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABH NAB मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एम्स बन गया है। रट लेना इसको, एम्स नागपुर पहला NAB बन गया है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड मान्यता प्राप्त करने वाला। एम्स नागपुर की स्थापना 2018 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई थी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत भारतीय राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक स्वायत्त निकाय, एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो नागपुर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा मेघालय में आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन। मेघालय में आयोजित भारत यूरोपीय संघ संपर्क सम्मेलन कहाँ पे? मेघालय में संयुक्त रूप से आयोजित विदेश मंत्रालय और भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधि मंडल और एशियाई संगम। ठीक है, विदेश मंत्रालय, भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधि मंडल और एशियाई संगम। यूरोपीय संघ EU, जिसे हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, मुख्य रूप से यूरोप में स्थित 27 सदस्य। आपको पता है यूरोपियन यूनियन में कितने हैं? 27 है ना। तो सदस्य राज्यों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। यह 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि इंपॉर्टेंट पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित किया गया था और आधिकारिक तौर पर 1993 में अस्तित्व में आया था। 1992 में ये मास्ट्रिक्ट संधि आपको याद रखनी है, 93 में ये अस्तित्व में आया था, मेघालय में आयोजित हुआ है। याद रखिएगा कौन कौन का? विदेश मंत्रालय, भारत में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधि मंडल और एशियाई संगम। ठीक है, ये संयुक्त रूप से 27 सदस्य हैं, ये याद रखेंगे। और ये मास्ट्रिक्ट संधि भी याद रखेंगे, 93 में ये अस्तित्व में आया था। मेघालय। अगला हमारा है
भारत ने अग्नि-1 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। अग्नि-1 मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल। लॉन्चिंग साइट एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, कहां पे? उड़ीसा में। रेंज क्या है इसकी? 700 किलोमीटर। यह सामरिक बल कमान द्वारा किया गया था। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? ये भी वन लाइनर में आ सकता है, उड़ीसा में है। बैलिस्टिक, ये कैसी मिसाइल है? अग्नि-1 मध्यम दूरी, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। समझ में आया? सामरिक बल कमान द्वारा किया गया है, ये याद रखिएगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन पोर्टल लॉन्च किया है। क्या है ये? उद्देश्य इसका क्या है? राष्ट्रव्यापी बायोगैस सीबीजी क्षेत्र में निवेश और भागीदारी के मूल्यांकन के लिए एक केंद्रीय केंद्र प्रदान करना और सीबीजी और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, गोवर्धन का मतलब क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, कई बार पूछता है ये, और वैसे भी ना भी पूछे तो पता होना चाहिए। जल शक्ति मंत्री की बात करें तो कौन है वो? गजेंद्र सिंह जी। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय का गोवर्धन पोर्टल जरूर याद रखिएगा। और मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री टाटा द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? टाटा द्वारा बनाई गई। भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री टाटा द्वारा बनाई गई। टाटा ने गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस कारखाने को बनाने के लिए उत्पादन क्षमता इसकी होगी 20 गीगावाट, और उसके बाद राजधानी इसकी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। आचार्य देवव्रत इसके कौन है? गवर्नर हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री के लिए आर्टिकल कौन सा है? भारत का एक मुख्यमंत्री होगा 74, और कौन उसे नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, और राज्यपाल को राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए उसके बाद है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना को शीर्ष स्थान। तेलंगाना जो है टॉप पर है। समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना टॉप पर है। कब बना था तेलंगाना? 3 जून 2014 को आंध्रा से अलग हुआ था। ठीक है, रिपोर्ट का शीर्षक भारत के पर्यावरण की स्थिति 2023। रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? भारत के पर्यावरण की स्थिति 2023। ये इसका शीर्षक है, भारत के पर्यावरण की स्थिति 2023। गुजरात की अगर बात करूं तो गुजरात सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में रैंकिंग का नेतृत्व करता है। ठीक है, कृषि में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है और दिल्ली सार्वजनिक स्वास्थ्य में अग्रणी है। तो कृषि में एमपी और दिल्ली में सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में गुजरात है। ठीक है, और पर्यावरणीय प्रदर्शन की अगर बात करूं तेलंगाना है। मध्य प्रदेश किस लिए फेमस है? आपको पता है, सोयाबीन के प्रोडक्शन में टॉप पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। गुजरात मूंगफली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र के थाणे जिले में एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना शुरू की गई। महाराष्ट्र के थाणे में क्लस्टर विकास योजना क्या है ये देखते हैं। क्लस्टर विकास का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को संदर्भित करता है जहां इमारतों और संबंधित सुविधाओं का एक साथ समूहीकृत किया जाता है। छोटे लॉट आकार के साथ बची हुई कोई भी भूमि जो बिल्डिंग लॉट का हिस्सा नहीं है, ऐसी भूमि जो बिल्डिंग लॉट का हिस्सा नहीं है उसे खुले स्थान के रूप में स्थायी रूप से संरक्षित किया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लॉन्च किया है। एकनाथ शिंदे। उसके बाद है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक केरला सबसे ऊपर है, केरला टॉप पर है। उसके बाद पंजाब, उसके बाद तमिलनाडु है। खाने की बात हम लोग कर रहे हैं तो आ जाओ, कौन खा रहा है? केरल। ठीक है, 5 बार खा रहे हैं पंजाब। ठीक है, और लोग मिल के खा रहे हैं तमिल।
तो केला खाया 5 लोगों ने मिलके, ठीक है, खाया यानी खाद्य सुरक्षा, तो केरला, पंजाब और तमिल याद हो गया होगा, मैं ये मान के चल रही हूं। आगे देखते हैं। सूचकांक द्वारा प्रकट किया गया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी। अगला है हमारा मर्सर का जीवन यापन सर्वेक्षण 2023, मर्सर का जीवन यापन सर्वेक्षण 2023। प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर, मुंबई सबसे महंगा शहर। भारत में प्रवासियों की सूची में सबसे महंगी सूची में नई दिल्ली और बेंगलुरु दूसरे और तीसरे स्थान पर है, ठीक है, नई दिल्ली और बेंगलुरु। तो नई दिल्ली दूसरे पर है, बेंगलुरु तीसरे पर, थर्ड इज बेंगलुरु, सेकेंड इज न्यू दिल्ली एंड फर्स्ट इज मुंबई, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए इस साल हांगकांग और सिंगापुर सबसे महंगे हैं। तो वैसे जो अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए हांगकांग और सिंगापुर सबसे महंगे शहर हैं, याद रखिएगा। भारत की बात करें मुंबई। नेक्स्ट है गैलेक्साई, एक आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है, ठीक है। यह 2024 में अपना पहला उपग्रह दृष्टि मिशन लॉन्च करेगा। नाम देखिए, दृष्टि मिशन, गैलेक्सी आई, ठीक है। आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। 2024 में अपना पहला उपग्रह दृष्टि मिशन लॉन्च करेगा। इस सैटेलाइट को विजिबल स्पेक्ट्रम कैमरे की मदद से बनाया जा रहा है। तो कौन सा कैमरा है? विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब आ जाइए नियुक्तियों पे। द हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष हैं निर्मला लक्ष्मण, एक्सक्यूज मी, निर्मला लक्ष्मण हिंदू समूह निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त, द हिंदू ग्रुप निर्मला लक्ष्मण, ठीक है। कर्नल सुचिता कमांड कम्युनिकेशन जोन की पहली महिला बनी, है, ठीक है। वह पूर्ण रूप से कार्यरत उत्तरी कमान की आपूर्ति श्रृंखला के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। उत्तरी कमान की आपूर्ति श्रृंखला के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। नाम क्या है? कर्नल सुचिता कमांड कम्युनिकेशन जोन की कौन बनी है? पहली महिला बनी है। डेनिस फ्रांसिस 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। डेनिस फ्रांसिस 78 नंबर के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वे चुने जाने वाले पहले त्रिनिदाद और टोबैगो नागरिक हैं। समझ में आया? अब बढ़ते हैं हम लोग नियुक्तियों की तरफ। द हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? निर्मला लक्ष्मण हिंदू समूह निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त, ठीक है, निर्मला लक्ष्मण। उसके बाद अजय कर्नल सुचिता कमांड कम्युनिकेशन जोन की पहली महिला बनी है। तो कर्नल सुचिता का नाम याद रखिएगा। ये उत्तरी कमान की आपूर्ति श्रृंखला के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। सुचिता जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है डेनिस फ्रांसिस 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस, ये चुने जाने वाले पहले त्रिनिदाद और टोबैगो नागरिक है। आप लोग मुझे बताओगे और टोबैगो, ये इसका लोकेशन आप देखोगे, आप लोग इसका लोकेशन देखोगे, त्रिनिदाद और टोबैगो का लोकेशन आप लोग देखोगे, आप लोग का होमवर्क है। डेनिस फ्रांसिस 78वें UNGA के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। समझ में आया? चलिए अगला। UNGA संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्माण है।
UNG संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्माण है और इसे 1945 में बनाया गया था। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, चलिए। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में, कौन है भैया? जनार्दन प्रसाद, ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब आइए, स्थापित कब हुआ था? 4 मार्च 1951। संस्थापक थॉमस ओल्डहैम। थॉमस ओल्डहैम। मुख्यालय कोलकाता, खान मंत्रालय के अधीन है। ये इंपॉर्टेंट। जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। स्थापना हुई थी इसकी 4 मार्च 1951 को थॉमस ओल्डहैम के द्वारा। मुख्यालय कोलकाता, खान मंत्रालय के अधीन ये आता है। जनार्दन का नाम याद रखिएगा आप लोग। अश्वनी कुमार यूको बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त हुए। अश्वनी कुमार, ठीक है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा नियुक्त हुए। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा ये नियुक्त किए गए हैं। MD और CEO कौन है यूको का? अश्वनी जी हैं। ठीक है, उसके बाद अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अजय यादव को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। SECI एक मिनी रत्न श्रेणी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSC है। ये इंपॉर्टेंट है। और SECI की स्थापना बताएं, 9 सितंबर 2011 को हुई थी। 9 सितंबर 2011 को हुई थी। 9 सितंबर 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। अजय यादव का नाम याद रखिएगा। ये मिनी रत्न श्रेणी में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSC है। अमरेंदु प्रकाश को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। क्या नाम है? अमरेंदु प्रकाश, ठीक है, सेल के रूप में नियुक्त किया गया। सेल सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला इस्पात उत्पादक है। इंपॉर्टेंट इस्पात उत्पादक है। सेल की स्थापना 1973 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, तो अमरेंदु का नाम याद रखिएगा। अच्छा, ऐसे कर लीजिए, सेल की स्पेलिंग क्या होती है? SAIL है ना, इसकी बात कर रही हूं मैं। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मैंने क्या बोला? अमरेंदु हुए ना, यहाँ पे देख लीजिए, S से सेल कर लीजिए, A से अमरेंदु हो जाएगा। याद हो गया, क्या दिक्कत है फिर? कब हुई थी? 1973 में। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिए अंतरराष्ट्रीय पे आते हैं हम। पहली स्वायत्त उड़ान टैक्सी, ठीक है, इजराइल द्वारा परीक्षण किया गया ड्रोन एयर 0। नाम क्या है ड्रोन का? एयर 0, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन के रूप में काम करने वाले स्वायत्त ड्रोन के प्रारंभिक परीक्षण आयोजित करना इजराइल की राष्ट्रीय ड्रोन पहल का हिस्सा है। इजराइल की राष्ट्रीय ड्रोन पहल का ये हिस्सा है। तो पहली स्वायत्त उड़ान टैक्सी इजराइल द्वारा, ड्रोन का नाम है एयर 0 और इजराइल की राष्ट्रीय ड्रोन पहल का ये हिस्सा है। ठीक है, अगला आ जाइए। उद्देश्य क्या है इसका? सड़कों से यातायात को कम करने के लिए, जो सड़कों पे भीड़ है उसको क्या कर देना है? कम कर देना है। ठीक है, प्रौद्योगिकी का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट, EVTOL। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है शेकेल, PM है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूके में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हिंदी भाषा में पहला ओपन एक्सेस कोर्स बनाने के लिए सहयोग किया। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूके में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज में पहला ओपन एक्सेस कोर्स बनाने के लिए सहयोग किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और यूके, यहाँ पे भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हिंदी भाषा में पहला ओपन एक्सेस कोर्स बनाने के लिए सहयोग किया है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय दुनिया में सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, जिनकी स्थापना हुई थी 1582 में हुई थी। यह स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में स्थित है। तो ये एडिनबर्ग क्या है?
स्कॉटलैंड की राजधानी शहर एडिनबर्ग में स्थित है और नाम भी वही है, एडिनबर्ग। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी, ठीक है, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कौन है? विक्रम दोरईस्वामी जी। अगला है दक्षिण कोरिया ने अपना पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया है। साउथ कोरिया ने अपना पहला वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह लॉन्च किया है। लॉन्च नूरी रॉकेट का उपयोग, कौन सा रॉकेट? नूरी रॉकेट का उपयोग करते हुए दक्षिण कोरिया के गोहांग में नारो स्पेस सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया। तो दक्षिण कोरिया में गोहांग में नारो स्पेस सेंटर द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? इमेजिंग रडार तकनीकी का सत्यापन करना, इमेजिंग रडार तकनीकी का सत्यापन करना और निकट पृथ्वी की कक्षा में ब्रह्मांडीय विकिरण का अवलोकन भी करना इसका उद्देश्य है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, अब्दुल्ला अल मंडोज को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब्दुल्ला अल मंडोज का विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। उन्होंने प्रोफेसर गेरहार्ड एड्रियन का स्थान लिया है। तो गेरहार्ड एड्रियन का स्थान लिया, इससे पहले कौन थे? गेरहार्ड थे, अभी कौन है? अब्दुल्ला अल है। और उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें, WMO की संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की एक विशेष एजेंसी है और यह 1950 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WMO 193 देशों से मिलकर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात UAE यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा। एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत 2023 तक UAE का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना रहेगा। निर्यात मतलब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, समझ में आया? रिपोर्ट का नाम की बात करें, व्यापार का भविष्य उच्च विकास गलियारों में नए अवसर। व्यापार का भविष्य उच्च विकास गलियारे में नए अवसर। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि UAE का निर्यात 2030 तक लगभग 543 बिलियन 543 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो 5.5% 5.5% की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। तो ये भले ना याद रहे 5.5, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, 5 है, ठीक है। और ये तो याद ही रहेगा 543, 3 4 5 एक साथ कर लो या उल्टा कर लो, 5 4 3 और यहाँ पे क्या है 55, तो पॉइंट लगा दो 5.5। थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, डेटा 1-2 बार देखने से याद हो जाता है, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं हम लोग। 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की जाएगी। 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? UAE। अभी आपने देखा ना 543 एंड 5.5 2030 तक, वही है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा, IUCN बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि मैं मेरी क्या नाम है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क वगैरह का जो वीडियो उसमें मैंने बताया, बट फिर भी आप लोग देखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कौन सी लिस्ट निकालता है, ठीक है। और इसके साथ और कौन कौन सी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं IUCN के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र से इसका कोई संबंध नहीं है, मैं यही बता देती हूँ, इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं लोग। यह आयोजन वैश्विक स्तर पर संरक्षणवादियों का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जमावड़ा है, जिसमें 160 प्लस देशों ने 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। तो याद रखिएगा 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी UAE द्वारा की जाएगी। वन लाइनर में यही पूछा जा सकता है, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित किया गया IUCN। अगर इसे बहुत ज्यादा डीप बनाएगा तो IUCN से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन जरूर डाल देगा, ठीक है। 160 प्लस देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लेने की उम्मीद है। चलिए, संयुक्त अरब अमीरात UAE अरब प्रायद्वीप पर मध्य पूर्व में स्थित एक देश है, मध्य पूर्व में अरब प्रायद्वीप पर, ठीक है। इसका गठन 1971 में हुआ था और यह 7 अमीरातों का संघ है। अबू धाबी, दुबई, शारजा,
अजमान, अल क्वैन, रास अल खैमा और फुजेरा। ठीक है, और ये शारजा जो है ये बार बार याद आता होगा जब आपको पता है खेल कूद देखते होगे, मेरा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी शहर अबू धाबी है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी है, जानना चाहिए आप लोगों को। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, पुरस्कार पे आते हैं हम। पुरस्कार, यूनेस्को मिशेल बैटिस पुरस्कार, यूनेस्को मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 जीते कौन? मन्नार रिजर्व की खाड़ी में तैनात IFS अधिकारी जगदीश एस बाकन। जगदीश एस बाकन जी ने ये जीता है। मन्नार रिजर्व की खाड़ी में तैनात IFS अधिकारी है ये जगदीश एस बाकन, तो इन्होंने यूनेस्को मिशेल बैटिस पुरस्कार जीता है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए पुरस्कार, बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए पुरस्कार, और एक फ्रांसीसी इकोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया जिसने मैन एंड द बायोस्फीयर, जिसे हम बोलते हैं मैप, ठीक है, प्रोग्राम विकसित किया। ठीक है, एक फ्रांसीसी इकोलॉजिस्ट के नाम पर रखा गया जिन्होंने क्या किया? मैन एंड द बायोस्फीयर MAV प्रोग्राम विकसित किया। यूनेस्को की अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन सदस्य 193 है और 12 सहयोगी सदस्य। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक इसके ऑन्ड्रे ओजिल है। और बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ठीक है, तो याद रखिएगा जगदीश जी का नाम। चलिए, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार येलो स्टार की श्रृंखला का भव्य क्रम, सम्मानित भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया गया। ठीक है, वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हो गई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय हो गई है। सूरीनाम ने देश में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ भी मनाई। सूरीनाम ने देश में भारतीयों के आगमन के 100 मतलब भारतीयों का जब आगमन हुआ था तो उसका 150वां वर्ष इन्होंने मनाया है। सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो, मुद्रा सूरीनाम डॉलर, महाद्वीपीय दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, और चीज बताती हूँ, जो ये राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं आपको पता है आर्टिकल 52 से 78 राष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक है, और आपको पता है संघ की कार्यपालिका का नाम मात्र का हेड होता है। एक्चुअल में जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में होती है। आर्टिकल 74-75 प्रधानमंत्री के लिए आता है। ठीक है, और ये हमारे भारत के प्रथम नागरिक भी होते हैं। कौन? राष्ट्रपति। चलो अब आते हैं खेल कूद पे, जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, चलो, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 विजेता रेड बुल के चालक कौन है? मैक्स वेरस्टैपेन। ठीक है, नीदरलैंड से है ये। क्या है? मैक्स याद रखो, इतना कौन टफ नाम याद रखता है? मैक्स याद रखो, नीदरलैंड से। ठीक है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मैक्स, नीदरलैंड। रेड बुल की इस सीजन में यह लगातार 7वीं जीत है, लगातार इनकी 7वीं जीत है। आ जाइए दूसरा, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 25 मई से 30 जून तक, ये डेट याद रखिएगा, 25 से 3, 25 से 3। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये 2 लिखा हुआ है, अगर 5 से 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 3 जून, याद कर लेना। समापन वाराणसी में IIT BHU परिसर, और उसके बाद विजेता पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने 26 गोल्ड, 17 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ठीक है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो पहले पे हो गए पंजाब, और पंजाब लोग क्या बोलते हैं? गुरु नानक वाहे गुरु, तो दूसरे पे आ गए गुरु नानक जी। अब तीसरे पे आ जाओ, जैन विश्वविद्यालय। ठीक है, अब जैन का नाम कैसे याद करूंगा मैम? ऐसे याद करना ना। एक बात बताओ, चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ गए थे? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ही गए थे ना, चंद्रगिरी पर्वत है या नहीं है? आ जाओ, जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक पिछले साल के चैंपियन, 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। याद हो गया, सिंपल। चलो नेक्स्ट पे। 203 विश्वविद्यालयों में से कुल 131 खेलों में भाग लिया। अच्छा 203, ये भी याद रखिएगा, 203 विश्वविद्यालयों में से कुल 131 खेलों में भाग लिया। और उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा आयोजित
किसके द्वारा? एसीआई द्वारा आयोजित। उसके बाद आपको क्या जानना है? KIUG का पहला संस्करण 2020 में भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2020 में भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है या नहीं है? ठीक है, चलो। जूनियर एशिया कप 2023 विजेता भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। अच्छा, पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 1947। हमारा इंडिया 15 अगस्त, ठीक है। सलाला ओमान में आयोजित कहां पे हुआ जूनियर एशिया कप? सलाला ओमान में। भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया। भारत ने इससे पहले 2004, 8, 2015 में टूर्नामेंट जीता है। तो 4 दूनी के 8 और कैसे करूं? 12 और उसके बाद 15 कर लो। 15 याद रहेगा। 4 दूनी के 8, 4 दूनी 8, 4 2 8 होता है या नहीं होता है? ये याद हो गया। बाकी 2015 याद कर लो, फिर टूर्नामेंट जीता था, ठीक है, जूनियर एशिया का। अब आ जाओ नेक्स्ट है। लंदन में FIH प्रो लीग में पेनल्टी शूट आउट के बाद भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हराया। लंदन में FIH प्रो लीग में पेनल्टी शूट आउट के बाद भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हराया है, ठीक है। पुरुषों की FIH प्रो लीग अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय पुरुषों की फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है। पुरुषों की FIH प्रो लीग अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय पुरुषों की फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है। पहला संस्करण 2019 में शुरू हुआ और ग्रेट ब्रिटेन को हराया, याद रखिएगा। दुबई शतरंज ओपन का 23वां संस्करण, दुबई शतरंज ओपन का 23वां संस्करण जीते कौन? GM अरविंद चिदम्बरम, ठीक है, चिदम्बरम, GM अरविंद चिदम्बरम ये जीते हैं। वह दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट के इतिहास में बैक टू बैक चैंपियनशिप जीतने वाले केवल 2 खिलाड़ियों में से एक बने हैं। बैक टू बैक चैंपियनशिप जीतने वाले केवल 2 खिलाड़ियों में से एक यही हैं, ठीक है। बताइएगा एक और कौन है? GM अरविंद चिदम्बरम, दुबई शतरंज ओपन का 23वां संस्करण। अरविंद जी का नाम याद रखिएगा। अच्छा, कैसे याद रखेंगे? अरविंद लिखा होगा ना V, और यहाँ पे दुबई, अरविंद दुबई ऐसे कुछ कर लो। चलो, इतना सारा है कि लास्ट में महत्वपूर्ण दिन 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस। 2 जून, ओके, ठीक है। 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस। तेलंगाना 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से एक अलग राज्य बन गया। तेलंगाना बनाने की प्रक्रिया 1960 के दशक में शुरू हुई थी। 2009 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के साथ समाप्त हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राजधानी हैदराबाद है। अच्छा, ठीक है, तो हाँ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, आपको पता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तत्काल पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई करना, ठीक है। थीम क्या है? थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की थी। कहाँ पे? नाम याद आ रहा है? केन्या है, याद आ रहा होगा शायद केन्या का नाम सुन के। तो 5 जून याद रखिएगा। मुझे थीम इंपॉर्टेंट है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। चलिए अगले पे आते हैं। और हर 20-20 साल पे 1972 फिर 1992 अर्थ समिट याद होगा आप लोगों को, ठीक है। छह जून संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2010 में यूनेस्को द्वारा, 2010 में यूनेस्को के द्वारा आधुनिक रूसी के संस्थापक अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन के रूप में चिन्हित किया। अलेक्जेंडर पुश्किन का नाम याद रखिएगा, आधुनिक रूसी के संस्थापक है। ये उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए समान मान्यता को बढ़ावा देना। अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश, चीनी, रूसी और फ्रेंच। अच्छा, ठीक है। तो ये भाषाओं के नाम आप जरूर याद रखिएगा। इंग्लिश, अरबी, स्पेनिश,
चीनी, रूसी और फ्रेंच। ठीक है, अगला है 7 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ठीक है, उद्देश्य क्या है? 7 जून याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम क्या है? खाद्य मानक जीवन बचाए। खाद्य मानक जीवन बचाए। अच्छा, किसी को खाना ना दिया जाए उसका जीवन बच सकता है? नहीं ना, तो खाद्य मानक जीवन बचाए, जीवन बचाने के लिए। ठीक है, इस दिन को पहली बार 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और खाद्य और कृषि संगठन FAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली, रोम, इटली। ठीक है, इसका WHO का कहाँ है आप लोग बताना, ठीक है, द्वारा नामित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार 2018 में WHO और FAO द्वारा नामित है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO और FAO। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 8 जून, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, उद्देश्य क्या है? ब्रेन ट्यूमर और शुरुआती पहचान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। थीम की बात करें 2023 की, स्वयं को सुरक्षित रखे, तनाव से दूर रहे। स्वयं को सुरक्षित रखें और तनाव से दूर रहे, इसकी थीम है। 2010 में इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर अलायंस IBTA ने 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में नामित किया। तो याद रखिएगा ये 8 जून और 2010 में IBTA का नाम याद रखिएगा। ठीक है, फिर 8 जून पे ही बढ़ते हैं विश्व महासागरीय दिवस। उद्देश्य क्या है? जागरूकता बढ़ाना, जिम्मेदार प्रबंधन को बढ़ावा देना, महासागरों की रक्षा और संरक्षण के लिए कार्यवाही को प्रेरित करना। ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे। ठीक है, थीम की बात करें तो प्लैनेट ओशियन, द टाइड्स आर चेंजिंग। ठीक है, द टाइड्स आर चेंजिंग। विश्व महासागर दिवस पहली बार कनाडा द्वारा 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो, आपको बताया था मैंने 1992 में वहीं पर ही अर्थ समिट भी हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी अर्थ समिट, ठीक है, प्रस्तावित किया गया था। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मान्यता दिया। मान्यता कब दिया? 8 जून 2018। ये दोनों याद कर लो ना, ये देखो 8 है, 2 बार 8 है, यहाँ पे 2 लगा लो, हो गया 2008। ठीक है, 2008 में 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मान्यता किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिया। तो विश्व महासागरीय दिवस, जागरूकता बढ़ाना, है तो सबको पता है। थीम क्या है? प्लैनेट ओशियन, द टाइड्स आर चेंजिंग। अरे इतने जल्दी खत्म, पता भी नहीं चला। ऐसे मजे मजे में पढ़ाई करनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये हमारा था 1 से 8 जून तक का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।